हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का शांतिपूर्ण जवाब। साहब, कुछ खाने को दे दो, कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं दिया। व्हीलचेयर पर बैठी महिला बुजुर्ग ने नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके शरीर पर फटे चिथड़े, मैले कपड़े, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक कटोरा था, जो हर आने जाने वालों को आगे अपना कटोरा आगे करके बस यही बोले जा रही थी, बेटा ओ बेटा, इस बूढ़ी को 2 रोटी दे दो। पर शायद कोई उनकी पुकार सुनने को तैयार नहीं था। साहब, पता नहीं कौन बूढ़ी महिला है, गाड़ी के आगे से हट नहीं रही। गाड़ी के ड्राइवर ने पीछे बैठे अपने मालकिन से कहा, लगता है एक और अपनी औलाद के हाथों धोखा खाई है। ऐसा कहते हुए सोनिया जी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उस ड्राइवर से उस बुजुर्ग महिला को देने के लिए बोल दिए। अम्मा, हमारे मालकिन ने ये पैसे दिए हैं, आप इनसे अच्छे कपड़े और खाना खा लीजिएगा। उस ड्राइवर ने बेचारी उस बुजुर्ग महिला से कहा तो वो बोली, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस कल से बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मालकिन व बुजुर्ग महिला ने तो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया, बस खाने के लिए 2 रोटी मांग रही है। उस ड्राइवर ने अपने कार के मालकिन से कहा तो सोनिया जी बोली, लगता है आज हमारे खाने पर किसी और का ही नाम लिखा है। जैसे ही वो अपना टिफिन उस बुजुर्ग महिला के पास लेकर पहुंची, सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उस बुजुर्ग महिला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने सबसे प्रिय सहेली को इस हालत में देखकर आज उनकी रूह कांप उठी थी। कौन है? मैं ना बस अपने कपकपाते होठों से इतना ही बोल पाई। उस बुजुर्ग महिला की आवाज पहचानते ही बिलक पड़ी। अपने सबसे प्रिय सहेली को सोनिया जी ने गले से लगा लिया और अपने ही ओल्ड एज होम लेकर पहुंची। अपने हाथों से नहलाया और अपने हाथों से ही उन्हें खाना खिलाकर पूछी, मैना तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? मैना जी की आंखें एक बार फिर नम हो गई और वो अपने सहेली को अपनी बीती यादों में ले गई। मैना जी अपने परिवार के साथ बैठी थी, जिसमें उनकी बहू और बेटा था। अचानक उन्होंने कहा, अमन, मेरे रिटायरमेंट के बाद तो तुझे और सीमा को ही सब कुछ देखना है। मैं तो बस घूमूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। रिटायरमेंट का पैसा भी तुम दोनों को ही रखना है। मैं क्या करूंगी? अब तक बस इधर से उधर पोस्टिंग पर भागती रही, कुछ चीज रह गई है जो करना बाकी है। अमन ने कहा, हाँ माँ, बिल्कुल सही, जो मन करे कीजिए, लेकिन रिटायरमेंट की पार्टी का इंतजाम भी मैं ही करूँगा। आप बस मेहमानों की लिस्ट दे दीजिएगा। मैना जी कुछ देर में उठकर चली गई तो सीमा ने अमन से कहा, अमन, रिटायरमेंट का पैसा तो काफी होगा ना? अमन ने कहा, हाँ है तो। सीमा ने आगे कहा, अमन, उस पैसे से मैंने कुछ सोच रखा है कि क्या करना है। कुछ पैसे मुझे देना, क्योंकि मैंने एक डायमंड का सेट देखा है, अभी मौका है तो ले लेंगे। कि माँ तो पैसे हमें दे रही है ना? अमन ने कहा, ले लेना, क्या प्रॉब्लम है? सीमा ने सपने देखने शुरू कर दिया और जल्दी से उसे पैसे आने का इंतजार था। मैना जी का 1 हफ्ते बाद रिटायरमेंट होने वाला था। वह सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थी। उनके पति का कई साल पहले बीमारी के कारण स्वर्गवास हो चुका था और एक बेटा बहू ही उनका परिवार थे। अब घर में पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, जिसका सारा इंतजाम सीमा और अमन ने मिलकर कर रहे थे। हर चीज बड़े खुशी से कर रही थी। जब रिटायरमेंट का दिन आया तो बहू बेटी के साथ मैना जी अपने ऑफिस पहुंची, जहां भव्य तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उनकी विदाई हुई। घर जाकर मैना जी का शानदार स्वागत हुआ। सबके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। शाम के समय पार्टी थी, जिसमें बहुत सारे शानदार डिश रखे गए थे। मेहमान शाम से आने लगे और धीरे धीरे घर भर गया। सभी लोग खाने पीने का मजा उठा रहे थे। इस पार्टी में अमन ने जमकर खर्चा किया हुआ था, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा था। मैना जी दोस्त और कलीग्स के साथ मस्ती मजाक में मशगूल थी। रात के 10 बज चुके थे, सब लोग जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी मौजूद थे जो पार्टी कर रहे थे। उनमें से किसी को कुछ खाने का मन हुआ तो उसने मैना जी से मांग कर दी, जिस पर मैना जी ने तुरंत फोन से ऑर्डर कर दिया। इस तरह 3 बार उन्होंने फोन से ऑर्डर करके कुछ खाने का सामान मंगवा लिया। यह सब कुछ सीमा देख रही थी और बार बार खर्च होते देखकर सीमा की दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने जाकर अमन से कहा, अमन, माँ को रोको, वो कुछ ज्यादा ही खर्च कर रही है। ऐसे दोस्त और कलीग्स है,
उनके जो यहाँ सिर्फ खाने आए हैं, खर्चा पे खर्चा हो रहा है। माँ का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। अमन ने सीमा की बात को इग्नोर कर दिया और रात के 1 बजे तक सभी लोग वापस चले गए और घर के सभी लोग जाकर सो गए। लेकिन सीमा के मन में यह खर्च की बात नहीं निकली थी और वह सोचते सोचते ही सो गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था और मैना जी की पहली पेंशन आनी थी। उन्होंने पेंशन के सारे पैसे अमन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिस पर सीमा फूले नहीं समा रही थी। हर महीने यही होता रहा और जरूरत पर मैना जी अमन से कह देती। कई बार मैना जी की सहेलियां और कलीग्स घर पर आते थे और यही बात सीमा को अच्छी नहीं लगती थी। जब भी उनके दोस्त या कलीग्स चाय पर आते तो सभी खिलखिलाते और मस्ती करते। मैना जी भी हमेशा उनका भरपूर स्वागत करती थी और खर्च में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। सीमा को उनके दोस्तों का आए दिन घर आना बुरा लगने लगा और अपना मुंह बनाने लगी। शुरू में तो मैना जी को कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्हें महसूस होने लगा तो वो भी खींचा खींचा सा रहने लगी और दोस्तों से कम ही बातें करने लगी। अक्सर दोस्तों के फोन कॉल अनदेखा कर देती, लेकिन सीमा से बात करना भी कम कर दिया। लेकिन सीमा को इससे भी चिढ़ होने लगी थी। मैना जी का स्कूली चाल ढाल और घर का डिसिप्लिन बनाकर रखना भी उसको रास नहीं आया। अमन को तो बचपन से आदत हो गई थी, लेकिन सीमा के घर में कोई स्कूली बैकग्राउंड से नहीं था। पहले सीमा एडजस्ट कर लेती थी, क्योंकि पूरे दिन तो मैना जी घर पर नहीं रहती थी और कितने साल तो दूसरे शहरों में थी। अब जब दिन भर घर पर रहने से हर बात पर नियम कायदा सीमा को बुरा लगने लगा था। लेकिन इसी प्रकार से जीवन बिताने वाली सीमा खुद को कैसे बदल सकती थी। उसने रात को अमन से कहा, अमन तुम्हारी माँ पूरा दिन ऐसा करो वैसा करो ये सब बताते रहती है। अमन ने समझाते हुए कहा, अरे उनका मतलब तुम्हें परेशान करना थोड़े है, कुछ अच्छा सिखाती है तो सीखने में क्या बुराई है। सीमा ने मुंह बनाकर कहा, माँ है न तुम्हारी तो तुम क्यों कुछ कहोगे। इसी तरह रोज सीमा शिकायत करती और माँ का साथ देने का ताना देती रहती। अमन भी अंदरूनी तौर पर उसे तंग आ चुका था, लेकिन सीमा को समझाने के बाद भी मान नहीं रही थी। एक दिन मैना जी के कुछ दोस्त और कलीग्स अचानक घर आ गए और उनके स्वभाव के मुताबिक उन्होंने कुछ बढ़िया सामान बाहर से मंगवा लिया। बस यही बात सीमा के मन को चुभ गई। रसोई में सामान उठाने आई मैना जी से सीमा कहे बिना रह न सकी। माँ जी इतना खर्चा करके हमारा दिवाला क्यों निकालना चाहती है, ये लोग रहेंगे तो पराए ही, अब हाथ खींचती क्यों नहीं है, अमन पर बोझ होता है, अब अकेला वही कमाता है। यह बात सुनकर मैना जी दंग रह गई। यह तो वह समझती थी कि सीमा को बुरा लगता है, लेकिन इस तरह एहसान दिखाकर रहेगी यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उससे बिना कुछ कहे वह मुस्कुराते हुए बाहर जाकर दोस्तों के बीच बैठ गई। चाय नाश्ते के बाद सभी चले गए, लेकिन सीमा के गुस्से में कोई कमी नहीं आई थी। मैना जी चुपचाप बाहर टहलने चली गई। एक बार उन्होंने अमन से कहते हुए सुन लिया कि अमन तुम माँ को रोको, कुछ ज्यादा ही खुला हाथ है उनका, हमें भी परिवार बनाना है, कुछ भविष्य के लिए जमा करना है, ऐसे तो माँ के खर्चे पर ही सब खत्म हो जाएगा। अमन ने उसे ऐसा सोचने को मना किया, लेकिन सीमा एक बार शुरू होती तो रुकती ही नहीं थी। यही बातें मैना जी के बाहर खड़े होकर सुन ली थी। कमरे में आकर कुर्सी पर बैठकर मन में सोचने लगी, दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जीवन भर दिया है बच्चों को, लेकिन कैसे रिटायरमेंट होते ही सब के सब बदल गए। हालांकि उनका कहना उन्हें बुरा नहीं लगा था, लेकिन सीमा की गिरती सोच और रोज रोज अमन से शिकायतें करना कब तक उसकी सोच बदल दे, इसका भरोसा नहीं था। आखिर वह उसका पति जो ठहरा, साथ तो अंत में पत्नी का ही देगा। इस बात का ख्याल उन्हें चैन से नहीं रहने दे रहा था। इन परिस्थितियों से बचने के लिए वह कुछ उपाय सोचने लगी, लेकिन कुछ उपाय भी दिमाग में नहीं आ रहा था। 2 दिन गुजरे, लेकिन दिमाग के जद्दोजहद जारी थी। 2 दिन बाद अपने घर से बाहर बागवानी कर रही मैना जी ने सीमा को आवाज देकर कहा कि अंदर से कटिंग की बड़ी कैंची क्या मंगाई, लेकिन बहुत देर तक सीमा बाहर नहीं आई तो वह खुद ही अंदर चली गई। अंदर आई तो सीमा की बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। यह बुढ़िया खुद को क्या समझती है, क्या है ये प्रिंसिपल का रौब और रंग ढंग कहीं और जाकर दिखाए। मैं कोई नौकरानी नहीं कि हर वक्त इसका हुक्म मानूंगी।
नौकरी चली गई, लेकिन प्रिंसिपल की अकड़ अभी तक नहीं गई। मैना जी ने कभी नहीं सोचा था कि सीमा कभी ऐसी बातें करेगी। आज उसकी बातों ने फिर से दिल दुखा दिया, मगर यह सब बिल्कुल भी भूलने लायक नहीं था। मैना जी प्रिंसिपल के पद पर रहने के कारण दिल से सख्त जरूर थी, लेकिन यह बातें दिल पर चोट कर गई, क्योंकि यह सब किसी अपने ने कही थी। उन्हें वह दिन याद आने लगे थे जब सीमा उनके साथ बेटी जैसा व्यवहार किया करती थी, बहुत सम्मान और ख्याल किया करती थी। शायद यह बदलाव पैसे के कारण हो रहा था। सीमा के चेहरे पर ऐसे मुखौटा उतरेगा यह कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सीमा ने शाम को अमन के आते ही उनसे शिकायत करना शुरू कर दिया। अमन, तुम्हारी माँ को समझा दो, अपने शौक पूरे करने हैं तो सारे काम खुद ही करे, मुझे ऑर्डर ना दिया करे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी सास है। उनकी दखल अंदाजी और अनुशासन का ड्रामा कम था जो ऑर्डर भी चलाने लगी है। इनकी नौकर नहीं हूँ। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपने काम में लगा रहा। सीमा की आवाज बाहर तक आ गई थी और यही बात बाहर खड़ी मैना जी ने सब सुन ली तो उनके दिल को भेद गई। अमन क्यों नहीं कुछ बोला? मैंने ऐसा भी क्या परेशान किया है? कमाता हुआ इंसान ही अच्छा लगता है। मेरा बड़प्पन कहाँ रहेगा अगर मैं सीमा से कुछ कही, और यह तो मुझे झूठा ही ठहरा देगी। सीमा के कहे शब्द दिन पर दिन बहुत चोटीले होते जा रहे थे और वो अपनी सारी हदें पार करती चली जा रही थी। अपने कमरे में बैठे सोच में गुम मैना जी अचानक उठकर बाहर निकल आए। उनके बारे में अमन और सीमा को पता नहीं चला। कार लेकर निकली। मैना जी स्पीड से कार चलाते हुए जा रही थी और दिमाग में सीमा के कहे शब्द गूंज रहे थे। आज आत्मसम्मान छलनी हो गया था। इतनी बेहुदा शब्द उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था और वो इतनी आसानी से कह गई थी। उनके बारे में सीमा की सोच इतनी घटिया थी, यह जानकर उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था। कार तेज गति से सड़क पर भागती हुई अचानक आपे से बाहर हो गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि जब तक ब्रेक लगे तब तक कार नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से उतरकर साइड में बने खेतों में जाकर पलट गई। इतनी तेजी से आई कार को पलटते देखकर वहां पानी छोड़ता किसान जोर से चीखा। अपनी आंखों के सामने उसने यह भयानक दृश्य देखा। उल्टी पलटी कार जब रुकी तब हिम्मत करके उसने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और जब वह सब कार के पास गए तो अंदर मैना जी को बेहोशी की हालत में सांसें लेते हुए देखा गया। तो वह लोग जल्दी से कार से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, क्योंकि कार के इंजन से धुआं भी निकलने लगा था जिस कार में कभी भी आग लग सकती थी। उन्होंने सावधानी से कार का शीशा तोड़ा जो पहले ही चटक गया था। उनको बाहर निकालकर उनका फोन ढूंढा और फिर अमन को कॉल कर दिया। मैना जी के बारे में सुनकर अमन एकदम से चौंक उठा, क्योंकि उसके अनुसार तो मैना जी अपने कमरे में ही बैठी थी। उसके बाद घबराता हुआ अमन वहां आया और उनकी मदद से मैना जी को अस्पताल ले गया। आईसीयू में भर्ती कराया गया। मैना जी को काफी चोट लगी थी। मैना जी को देखने काफी लोग आए थे। सभी लोग पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, लेकिन इसका जवाब अमन के पास था ही नहीं। अमन ने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, सीमा माँ तुमसे कुछ कह कर गई थी क्या? रात को ऐसे बाहर क्यों गई जबकि वो उस समय कहीं नहीं जाती है? सीमा अनजान बनती गई जबकि उसे अंदेशा हो चुका था कि बाहर खड़ी माँ उसकी बात सुन रही है और वो बाहर गई है। सीमा ने कहा, अमन मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो कमरे के अंदर ही थी, मैं कैसे जानूं? अमन सोच में पड़ा हुआ था कि माँ बिना कहे ऐसे बाहर क्यों गई। आखिर क्या बात रही होगी जो रात के 1 बजे घर से निकल गई। अगले दिन मैना जी को होश आया तो अमन बहुत खुश हुआ और उसकी आंखें भर आई। उसने दौड़कर माँ को गले से लगा लिया और पूछा कि माँ आप ठीक तो है ना? माँ बिना बताए बाहर क्यों गई थी? मैना जी खामोश रही, लेकिन उनकी नजरें सीमा पर गई। उसने मुंह बना लिया। तभी डॉक्टर ने आकर अमन से धीरे से कहा, आपको मैना जी का ख्याल रखना होगा क्योंकि उनके पैरों में अंदरूनी चोट आई है। शायद अभी वो अपने पैर पर खड़ी भी ना हो पाए। यह बात सुनकर अमन के आंसू निकलने लगे। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वैसा ही मैना जी ने खड़े होने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे कि उनके पैरों में जान ही नहीं थी। 1 हफ्ते बाद उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर घर ले जाया गया और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वैसा ही अमन उनका ख्याल खुद रखने लगा। 3 दिन घर पर रहने के बाद अमन को ऑफिस जाना पड़ा और उसने जिम्मेदारी सीमा को दे दी, मगर सीमा पर तो जैसे बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा था। वो मैना जी को टाइम से खाना देती और ना ही दवाई। तो मैना जी मन मान कर
तो मैना जी मन मार कर खामोश रहने लगी। बहुत बार उठकर खुद खड़े होने की कोशिश भी करती तो जमीन पर लड़खड़ा कर गिर पड़ती। सीमा उन्हें फर्श पर पड़ा देखकर जल्दी से उठाने भी नहीं आती और मुस्कुराती रहती थी और वह बस गिरी हुई उसको आवाज लगाती रहती। अब तो उन्हें खुद पर भी तरस आने लगा था। आए दिन सीमा बड़बड़ाती रहती, इतना खर्च करवाती हो, शर्म नहीं आती है? इतनी दवाइयाँ और सेवा अलग करवाती है, बुढ़िया बेमतलब का नाटक किए हुए है। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपनी हालत किसी से बयान न किया। एक दिन शाम को सीमा बोली, माँ जी आप घर में बैठी बैठी बोर हो जाती होंगी, चलिए मैं आपको पार्क घुमा कर लाती हूँ। मैना जी बोली, बहू अब घर चलो वरना पहुँचने में देर हो जाएगी। यह तुम पता नहीं कौन से पार्क में लेकर आई हो। मैना जी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखें सीमा को निहार रही थी पर वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं यह कौन सा पार्क था जहाँ सीमा लेकर आई थी। अब घर कैसे जाए, बस यही सोचकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने इधर उधर पूरे पार्क में देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। काफी देर तक सीमा का कोई अता पता नहीं था। उधर सीमा अकेले ही जश्न मना रही थी। जब अमन वापस घर आया तो जोर जोर से रोने का नाटक करके उससे लिपट गई और रोते रोते कहा कि माँ कहीं चली गई है। अमन ने उसे संभालते हुए कहा, सीमा शांत होकर सही सही बताओ कि क्या हुआ, माँ कहाँ गई? अमन, माँ के पास कोई 2 लोग आए थे और मैं अंदर बैठी थी। वह लोग सोफे पर बातें कर रहे थे लेकिन 2 घंटे बाद मैं बाहर आकर देखी तो यहाँ कोई नहीं था। तब से ही ढूंढ रही हूँ उनको। तुम्हें भी कई बार फोन लगाया लेकिन लग नहीं रहा था। अमन हैरान था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा मैना जी ने बिन बताए दूसरी बार किया था और इस बार फिर से अमन को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। ने पूछा कि कौन आया था माँ के पास, क्या नाम था उसका? सीमा फिर से झूठ बोल दी, मुझे नहीं पता वो कौन थे, ना ही नाम पता है, वो पहले तो कभी नहीं आए थे। अमन ने झट से फोन निकाला तो फोन वही सोफे पर बजता हुआ दिखाई दे गया। यह हैरान करने वाली बात थी। अमन ने सीमा को उनके काफी दोस्तों और कलीग्स के चेहरे तस्वीर दिखाए लेकिन सीमा किसी चेहरे को देखकर पहचानी नहीं। अमन काफी दोस्तों के पास भी गया लेकिन कोई उनके बारे में नहीं जानता था और अमन मैना जी के लिए काफी परेशान था। हर जगह उन्हें तलाश रहा था लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। मैना जी सबसे बहुत दूर जा चुकी थी और शायद दोबारा घर भी नहीं आना चाहती थी। सीमा उनके न मिलने से खुश थी और अमन से कहती, अमन माँ अपनी मर्जी से गई है, क्या पता कहीं घूमने गई हो। अमन ने उसे घूरते हुए कहा, माँ अब चल नहीं सकती तो कैसे जाएंगी, कुछ होश नहीं है तुम्हें? यह बात अमन ने चीखते हुए कहा। अमन ने कई हॉस्पिटल में भी तलाशा लेकिन वहाँ भी कोई अता पता नहीं चला। अमन अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान रहने लगा। अक्सर सीमा से छुप कर रोया करता। पार्क में जाकर हर दिन वहाँ आने जाने वाले लोगों में माँ को ढूंढता और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करता कि आखिर माँ ऐसे क्यों गई, लेकिन जवाब तो केवल सीमा जानती थी। अमन गुमसुम रहने लगा और उस हमेशा उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देती। सीमा अमन को समझाती लेकिन अमन को बस माँ से मिलना था। महीना बीत चुके थे और अमन अब तक सिर्फ मैना जी को तलाश में ही था। अब उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगता था, मैना जी में ही उसका मन पड़ा रहता। एक बार उसने एक ओल्ड एज होम का बोर्ड देखा तो वहां जाकर बुजुर्ग लोगों के पास बैठकर सुकून पाने की कोशिश करने लगा। वह बुजुर्ग उसकी आत्मीयता से खुश हो गए और अगले दिन आने को कहा तो अमन हर रोज वहां जाने लगा। जब जाता तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाता, कभी फल और कुछ मिठाइयाँ लेकर जाता जो मैना जी को बहुत पसंद था, वही सब उनके लिए लेकर जाता। उस दिन उस ओल्ड एज होम में वार्षिक समारोह था जिसमें बुजुर्गों ने उसको बुला लिया। अमन भी उस दिन वहां पहुंचा। वहां सभी बुजुर्ग बैठे थे और सामने बहुत खूबसूरत स्टेज लगा था। कुछ मेहमान भी बुलाए गए थे। अमन आते जाते हुए सभी लोगों को देख रहा था। किसी को बैठने में मदद करता तो किसी को पानी ला देता, किसी को कुर्सी लगा कर देता तो किसी को स्टेज तक ले जाता। यह सब करते उसे अंदर से अच्छा लग रहा था कि तभी स्टेज पर मेजबान ने एक मेहमान को बुलाकर कहा, आपके सामने ऐसे मेहमान को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो आप में से ही एक है, लेकिन एक बुजुर्ग होते हुए भी जिंदा दिल इंसान है जो आप सभी में जोश भरने का काम करेंगी। मिलिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए ओल्ड एज होम में रहने आई बतौर मेहमान आमंत्रित मिसेस मैना चोपड़ा का। यह नाम सुनते ही
अमन ने स्टेज पर देखा तो वहां देखते ही उसका दिल रो पड़ा, क्योंकि सामने मैना जी यानी उसकी माँ अपने पैरों पर खड़ी थी और अपनी बीमारी से ठीक होने का श्रेय अपनी सहेली को दे रही थी। तभी यह नाम अमन के दिमाग में कौंध गया। उसने तुरंत याद किया, वही ओल्ड एज होम वाली माँ की सहेली है जो कभी उनके घर हमारे घर के पास रहा करती थी। अपने माता पिता को उनके भाई भाभी के द्वारा प्रताड़ित करने के लिए अपने ससुराल में रखने के लिए लाई तो उनके सास ससुर ने मना कर दिया। तब उन्होंने एक ओल्ड एज होम खोल लिया था और अपने माता पिता के साथ साथ सारे जरूरतमंद बुजुर्गों को आश्रय देती है। अमन की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और वो अपने आंसू को पोंछते हुए बार बार अपनी माँ को अपने पैरों पर खड़े हुए देख रहा था, जिससे उसे बहुत खुशी हो रही थी। और इतने महीने बीत जाने के बाद उसका भी दुख उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। वही जानता था कि उसने कितने जतन किए थे, किसी भी तरह मैना जी वापस मिल जाए। मैना जी जब उतर कर आई तो अमन झट से सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर मैना जी की आंखें तुरंत भर आई। अमन कसकर उनके गले लग गया। उन्होंने भी अमन को गले से लगा लिया और दोनों मिलकर खूब रोए। एक तरफ जाकर अमन ने कहा, माँ मुझे आपको घर ले जाना है, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैना जी यह प्रश्न सुनकर खड़ा हो गई, उसे देखने लगी और फिर कहा, बेटा इसका जवाब देकर मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहती हूँ। अब मैं यही ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अमन ने चौंक कर कहा, माँ ऐसा क्यों कह रही है आप? आपके बिना नहीं रह सकता मैं। मैना जी चुप रही, लेकिन अमन उन्हें बताने के लिए दबाव डालता रहा। काफी देर बाद वो टूट गई और बोली, इसका जवाब वैसे तो सीमा ही दे सकती है, लेकिन आज मुझसे ही सुन लो। फिर इसके बाद उन्होंने एक एक बात और सीमा के कहे वो सभी शब्द जो आज तक उनके दिल में कांटे की तरह चुभती थी और सब कुछ बता दिया, जिससे उनका दिल तो हल्का हुआ, साथ ही अमन को भी सीमा की सच्चाई पता चली। उन्होंने बताया कि कैसे शब्द सीमा उन्हें कहा करती थी, खाना तक नहीं देती थी और कभी गिर जाती तो जमीन पर गिरा रहने देती। यह सब सुनकर अमन बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसने उन्हें घर चलने को कहा, माँ अभी मेरे साथ घर चलिए, लेकिन मैना जी ने उसके साथ जाने से मना कर दी और कहा, अमन मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। मैं साथ रहते हुए भी यह सब बता सकती थी, लेकिन ज्यादा अपमान और तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं देखना चाहती थी। तुम सीमा से कुछ मत कहना, अब तुम वापस जाओ। अमन ने बहुत जिद की, मगर मैना जी के इनकार के आगे हार मान गया। उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया। वो अपने घर गया और वहाँ सीमा के आगे सारी सच्चाई रख दी। सीमा ने सोचा भी नहीं था कि कभी सच यूं सामने आ जाएगा। तुमने मेरे माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वह अपना आत्मसम्मान जख्मी होते देख न सकी, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। उन्हें जमीन पर गिरने के बाद उठाना भी जरूरी नहीं समझती थी। और अमन उसकी चोटी पकड़कर बोला, सोचो जरा क्या बीती होगी माँ के दिल पर। अमन आज आग बबूला होकर सीमा पर जमकर बरस रहा था। आज उसके मन में जो आया वो कहता जा रहा था। अमन के दिल में आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी और सीमा के तेवर अब भी कम नहीं हुए थे। सीमा बोली, अमन अब बहुत हो गया, लेकिन अब एक शब्द भी मैं सुनना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सोच समझकर बात किया करो। अमन ने सीमा को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और तेजी से उठकर जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। सीमा का गाल लाल हो गया। जिस पर हाथ रखी वह सहलाए हुए जोर से चीखी, उस बुढ़िया के लिए मुझ पर हाथ उठाओगे? तो अमन इस बार कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। सीमा बाहर बैठी रही। कुछ देर बाद अमन बाहर वापस आ गया, लेकिन उसके हाथ में एक बैग देखकर वो उठ खड़ी हुई और बोली, अमन कहाँ जा रहे हो? अमन यह सब क्या है? अमन ने छूटते ही कहा, अपने माँ के पास। जब तुम्हारी फितरत ऐसी है तो मैं रह कर क्या करूँगा? मैं भी वही चला जाता हूँ। अब घर में अकेले अपनी गिरी हुई सोच के साथ सरती रहना। तुम क्या हो खुद सोचो। माँ ने जो असली चेहरा देख लिया था तुम्हारा, वही तुमने आज मुझे भी दिखा दिया। वही नहीं रही तो मैं क्यों रहूं? सीमा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन अमन नहीं रुका और दंदनाता हुआ बाहर निकलकर कार स्टार्ट किया और चला गया। आज सीमा अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। किसी का इतना अपमान करना उसे कितना भारी पड़ा, यह सब कहते हुए उसके दिल को खुशी हुआ करती थी, लेकिन आज भर भर कर आंसू बहा रही थी और कोई पूछने वाला भी नहीं था।
अब अकेले घर में रहती, जहाँ उसे अकेले घुटन भी होती थी, पर करे तो क्या करे, अपनी करनी का फल भुगत रही थी। फलदार पेड़ ही झुका करते हैं, अकड़ कर रहने वाले हमेशा जड़ को खो देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।